हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम आपको इस बुक से 7वां वीडियो बनाएंगे और इस बुक का नाम है कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग और यह मिडवाइफरी का 7वां वीडियो होगा। इस बुक में नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्स, DSSB, PGI, SGPGI विभिन्न नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन यह वीडियो हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर रेलवे में जो वैकेंसी आई है उसके लिए यह वीडियो हम बनाए हैं स्पेशली। लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। 250 प्रश्न कवर हो चुका है, आज 250 से आगे होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो 300 तक हमारा क्वेश्चन कवर हो चुका था, आज 301 से देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रेगनेंसी के समय होने वाले फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसका परिणाम होता है? प्रेगनेंसी के समय होने वाले फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसका परिणाम होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, डिक्रीज्ड एरेथ्रोपोइटिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयरन बाय द मैटरनल लिवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर। प्रेगनेंसी के समय होने वाला फिजियोलॉजिकल एनीमा इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंडीशन प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में सामान्य होती है? निम्न में से कौन सी कंडीशन प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में सामान्य होती है? तो फिजियोलॉजिक एनीमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है डिक्रीज लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट। डिक्रीज लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। तो ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए जिपमर स्टाफ नर्स में पूछा गया है। डिक्रीज लेवल ऑफ हेमाटोक्रिट इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। अगला है चेंज दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चेंज दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन टोन इन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इंक्रीज इन टोन इन लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अत्यधिक एनीमिक मरीज। अत्यधिक एनीमिक मरीज को प्रेगनेंसी की लेटर स्टेजेस में कौन से प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे अधिक सुरक्षित होगा? अत्यधिक एनीमिक मरीज को प्रेगनेंसी की लेटर स्टेजेस में कौन से प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे अधिक सुरक्षित होगा? तो पैक सेल ट्रांसफ्यूजन बाय स्लो ड्रिप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पैक सेल ट्रांसफ्यूजन बाय स्लो ड्रिप। अगला है एक गर्भवती महिला अत्यधिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन उसका लेस देन 7 ग्राम पर DL है, तो डायग्नोज हुई है। एक गर्भवती महिला है जो अत्यधिक एनीमिया से डायग्नोज हुई है, उसे किसके द्वारा ट्रीट किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है और फिर उसको एनीमिक डायग्नोज किया गया है तो कैसे उसको ट्रीटमेंट करेंगे? तो पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन से करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है गर्भवती महिला जो डिलीवरी के केवल 7 दिन पहले, एक गर्भवती महिला जो डिलीवरी के केवल 7 दिन पहले 8 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हेमोग्लोबिन स्तर के साथ अस्पताल आती है, इसे हेतु आइडियल ट्रीटमेंट होगा। यह भी वही सेम क्वेश्चन है कि एक गर्भवती महिला हो, डिलीवरी के केवल 7 दिन पहले ही इसका इतना हेमोग्लोबिन है, तो उसका आइडियल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया प्रश्न है। आगे है 14 वर्ष की गर्भवती महिला की केयर की प्लानिंग करते समय एक नर्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किशोरावस्था में रिस्क होती है। एक 14 वर्ष की गर्भवती फीमेल है, उसकी केयर की प्लानिंग करते समय एक नर्स को क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किशोरावस्था में रिस्क होती है? इसमें बताइए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ? तो गैपिंग इंट्रोइटस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैपिंग इंट्रोइटस जो है यह प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का साइन है। द ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल प्रेगनेंसी इज, द ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल प्रेगनेंसी इज नॉट इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, नॉट इंक्रीज्ड। आगे देखेंगे प्रभावी फीटल ब्लड सर्कुलेशन। प्रभावी फीटल ब्लड सर्कुलेशन के लिए नर्स गर्भवती महिला को किस स्थिति में आराम लेने की एडवाइस देगी? किस पोजीशन में उसको आराम लेने का एडवाइस देगी फीटल ब्लड सर्कुलेशन के लिए? तो फिर इसका हो जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लेबर के दौरान कंफर्ट को बढ़ाने के लिए एक क्लाइंट को नर्स कुछ विशेष पोजीशंस को ग्रहण करने और अन्य को अवॉइड करने की एडवाइस करती है। तो कौन सी पोजीशन मैटरनल हाइपोटेंशन और फीटल हाइपोक्सिया कर सकती है? तो सुपाइन पोजीशन जो होता है इसमें मैटरनल हाइपोटेंशन और फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुपाइन पोजीशन। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला को लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए क्यों एडवाइस दी जाती है? गर्भवती महिला को लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए क्यों एडवाइस दी जाती है? तो टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइपोटेंशन से बचने के लिए गर्भवती महिला को लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए एडवाइस दी जाती है। अगला है कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविड। कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविड यूट्रस ऑन द इंफीरियर वेना कावा रिजल्ट्स इन। कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविड यूट्रस ऑन द इंफीरियर वेना कावा रिजल्ट्स इन। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, यदि एक गर्भवती महिला के पैरों में सूजन हो तो, यदि एक गर्भवती महिला के पैरों में सूजन हो तो
उसके लिए निम्न में से कौन सी एक्टिविटी प्रतिबंधित होगी? यदि एक गर्भवती महिला के पैरों में सूजन हो तो उसके लिए निम्न में से कौन सी एक्टिविटी प्रतिबंधित होगी? तो नो स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्न में से एक के अलावा, निम्न में से एक के अलावा सभी फिजियोलॉजिकल एडिमा के फीचर्स हैं। किस एक के अलावा बाकी सभी फिजियोलॉजिकल एडिमा के फीचर्स हैं? स्लाइट डिग्री एंकल एडिमा, दूसरा एसोसिएटेड विथ फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया, तो इसी के अलावा बाकी यह तीनों जो है फिजियोलॉजिकल एडिमा के फीचर्स हैं। तीसरा डिसअपियर्स ऑन रेस्ट एलोन, अब्सेंस ऑफ कार्डियक एंड रीनल पैथोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर बी को सिर्फ छोड़कर बाकी तीनों जो है फिजियोलॉजिकल एडिमा के फीचर्स हैं, एसोसिएटेड विथ फीचर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया। अगला है प्रेगनेंसी के समय फ्लूइड रिटेंशन, प्रेगनेंसी के समय फ्लूइड रिटेंशन के इलाज के लिए नर्स निम्न में से किसे एक्सप्लेन करेगी? तो पहला है एडिक्वेट फ्लूइड एंड ए फ्लो सॉल्ट डाइट, दूसरा है लो सॉल्ट डाइट एंड एलिवेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, एडिक्वेट फ्लूइड एंड एलिवेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, जुडिशियस यूज ऑफ डायूरेटिक्स एंड एलिवेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रेगनेंसी के समय फ्लूइड रिटेंशन के इलाज के लिए नर्स निम्न में से क्या एक्सप्लेन करेगी? एडिक्वेट फ्लूइड एंड फ्लो सॉल्ट डाइट। अगला है विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हम लोग को अवॉइड करना चाहिए? तो स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग, ये सभी जो है प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न देखिए, स्मोकिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू प्रेगनेंसी बिकॉज, स्मोकिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू प्रेगनेंसी because carbon monoxide bind with hemoglobin and reduce available hemoglobin for fetus, कार्बन मोनोक्साइड बाइंड विथ हेमोग्लोबिन एंड reduce available hemoglobin for fetus, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द नर्स शुड काउंसिल ए 4 month प्रेग्नेंट मदर रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉक ब्रिस्कली फॉर 10 to 15 minutes डेली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज दिस टाइम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेगनेंसी के प्रथम तिमाही में अधिकांश महिलाओं द्वारा प्रायः नोजिया व वोमिटिंग का अनुभव किसके बढ़े हुए स्तर से अनुकूलन स्थापित करने हेतु होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के बढ़ने के कारण, उसका स्तर बढ़े हुए स्तर के कारण नोजिया और वोमिटिंग का अनुभव होता है प्रेगनेंसी के प्रथम तिमाही में, तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू इंक्रीज्ड HCG हार्मोन,
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है यही इसी के बढ़ने के कारण मॉर्निंग सिकनेस अर्ली प्रेगनेंसी में होता है। अगला प्रश्न है मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ। मॉर्निंग सिकनेस जो है यह कब ख़त्म हो जाता है, किस महीने के अंत तक? मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर बाय द एंड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने के अंत तक मॉर्निंग सिकनेस ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों को भी इसका PDF चाहिए उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाए हुए हैं, उसको फॉलो कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है उसका, आप लोग वहाँ से देख लें। अगला है प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के बारे में नर्स एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को टीच करा रही है। निम्न में से कौन से साइन एंड सिम्टम फर्दर एजुकेशन की आवश्यकता को इंडिकेट करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरलाइज्ड और फेशियल एडिमा को इंडिकेट करते हैं। अगला है रेगुलर प्रीनेटल विजिट। रेगुलर प्रीनेटल विजिट के दौरान एक प्रेग्नेंट क्लाइंट हार्ट बर्न की रिपोर्ट करवाती है। उसके डिस्कम्फर्ट को कम करने हेतु नर्स को कौन से सजेशन ऑफ केयर प्लान में सम्मिलित करना चाहिए? तो ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। रेगुलर प्रीनेटल विजिट के दौरान एक प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है वह हार्ट बर्न का रिपोर्ट करवाती है, तो उसके डिस्कम्फर्ट को कम करने हेतु नर्स को कौन से सजेशन को केयर प्लान में सम्मिलित करना चाहिए? ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा उसके रिलीफ के लिए? तो इंक्रीज द इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंक्रीज द इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। आगे देखेंगे, नर्स एक हार्ट डिजीज युक्त हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिला की केयर कर रही है। हार्ट डिजीज है और हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिला की केयर कर रही है। उसे आवश्यक रूप से जानना चाहिए कि निम्न में से कौन से वेल्वुलर लेजन्स के कारण लेबर के समय मृत्यु हो सकती है? तो कौन से वेल्वुलर लेजन्स के कारण हो सकती है? एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द कॉमनेस्ट वेल्वुलर डिजीज इन प्रेगनेंसी। द कॉमनेस्ट वेल्वुलर डिजीज इन प्रेगनेंसी इज मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्ट डिजीज की हिस्ट्री वाले एक प्रीनेटल क्लाइंट। हार्ट डिजीज की हिस्ट्री वाले एक प्रीनेटल क्लाइंट को घर पर केयर के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। क्लाइंट का कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि क्लाइंट अपनी नीड्स को समझ गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, आई शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यह वाला स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि क्लाइंट अपनी नीड्स को समझ गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कीगल एक्सरसाइज आर डन इन प्रेगनेंसी टू। प्रेगनेंसी के दौरान कीगल एक्सरसाइज किया जाता है, किस लिए किया जाता है? स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल, को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, नर्स एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करने को टीच करती है। क्लाइंट का कौन सा स्टेटमेंट इस प्रकार की एक्सरसाइजेस के लिए पर्पस की अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करता है? तो इट विल हेल्प स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर इन प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कीगल एक्सरसाइज इज डन टू। सेम प्रश्न है, सिर्फ सबका लैंग्वेज अलग है। कीगल एक्सरसाइज इज डन टू स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल टोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आप एक फीमेल पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज को टीच कर रहे हो, उसकी इस एक्सरसाइज के प्रति अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है यदि वह कहती है कि इट विल रेड्यूस ड्रिबलिंग ऑफ माई यूरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिटल हर्ट साउंड सुनने का महत्व। फिटल हर्ट साउंड सुनने का महत्व निम्न में किसी एक के अलावा सभी जानना होता है। तो पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रूफ दैट फिटस इज अलाइव, ये सही फिटल हर्ट साउंड जो है ये सुनने का महत्व है। हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, सिर्फ एक के अलावा, तो प्लेसेंटा प्रिविया के अलावा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ प्लेसेंटा प्रिविया के अलावा यह तीनों फिटल हर्ट साइट सुनने का महत्वपूर्ण मतलब जानकारी है। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रूव दैट फिटस इज अलाइव एंड हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन। अगला है, एक 6 महीने की गर्भवती महिला। एक 6 महीने की गर्भवती महिला के लिए निम्न में से कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? 2 ऑप्शन यहाँ दिया है, बाकी 2 यहाँ है। तो देखिए, पहला है टेटनस टॉक्साइड, दूसरा है पोटासियम आयोडाइड 200 mg का, तीसरा फेरस सल्फेट और चौथा रेटिनॉल 2 लाख हाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। वन ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज आयरन। आयरन का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन। अगला है, प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा कौन से विटामिन के अपर्याप्त इंटेक से, प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा कौन से विटामिन के अपर्याप्त इंटेक से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है? तो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड का अपर्याप्त इंटेक लेंगे तो कौन सा न्यूरल ट्यूब हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है? फॉलिक एसिड इसका उत्तर हो जाएगा। अगर फॉलिक एसिड वाला विटामिन नहीं लेंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी इज 500 mcg। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। The neural tube defect among newborn care. The neural tube defect among newborn can be prevented by providing folic acid to the mother in first trimester. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे में ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉलिक एसिड मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेने का सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेगनेंसी में 4 mg प्रतिदिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कब से रिकमेंड करना चाहिए? तो कब से करना चाहिए फ्रेंड्स? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो 4 वीक्स प्रायर टू
कंसेप्शन अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 4 सप्ते से लेकर 12 सप्ते तक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए सभी एलिजिबल कपल्स में फॉलिक एसिड शुरू करने का आइडियल टाइम होता है 4 वीक्स बिफोर कंजप्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ड्रग्स को प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेस्क्राइब करनी चाहिए? तो वही फॉलिक एसिड भी इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला है, सभी गर्भवती महिलाओं को पूरक आयरन व विटामिन थेरेपी कब से शुरू करनी चाहिए? तो 12 वीक्स ऑनवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ ए लैक्टेटिंग मदर इज। डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट लैक्टेटिंग मदर का कितना होगा? 1200 mg। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिदिन लैक्टेटिंग मदर में 1500 mg, प्रेग्नेंट वुमेन में 1000 से 1500 mg और नॉन लैक्टेटिंग या नॉन प्रेग्नेंट मदर में 500 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 1000 से 1500 के बीच में दिया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1200 mg। अगला प्रश्न है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो 1000 mg इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक 57 kg वेट व 11 ग्राम पर डेसीलीटर हेमोग्लोबिन वाली 24 साल की प्राइमी ग्रेविडा प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में डाइटरी इंटेक की एडवाइस लेने के लिए एंटीनेटल क्लिनिक में विजिट करती है, उसे क्या लेने की एडवाइस करना चाहिए? तो उसे एडिशनल इंटेक ऑफ 300 किलो कैलोरी लेने की एडवाइस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक लैक्टेटिंग मदर को 0 से लेकर 6 महीने तक कितनी किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 550 किलो कैलोरी। अगला है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी वाली एक वुमेन को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज की नीड होती है? तो सिंगलेटन प्रेगनेंसी वाली एक वुमेन को 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा की नीड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में नॉन प्रेग्नेंट अवस्था से कितनी अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है? तो 300 किलो कैलोरीज। 300 कैलोरीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैवी वर्क करने वाली एक एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन को डेली एनर्जी इंटेक कितना लेना चाहिए? हैवी वर्क करने वाली एक एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको डेली एनर्जी इंटेक कितना लेना चाहिए? तो 3200 किलो कैलोरी लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का यहीं तक रहेगा वीडियो। इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।